देखो, विद्युत को समझने के लिए, ठीक है, विद्युत को समझने के लिए पहले हमको परमाणु के बारे में समझना होगा और उसकी संरचना के बारे में समझना होगा। ठीक है, ठीक है, परमाणु की संरचना के बारे में समझना होगा। ठीक, परमाणु तुम लोगों ने पढ़ा होगा तो उसको हम ज़्यादा नहीं है, सीधे उसकी संरचना पे हम आते हैं। परमाणु जो होता है इसको 3 भागों में बांटा गया है। परमाणु को 3 भागों में बोल सकते हैं, इसके 3 पार्ट्स हैं। ठीक, पहला क्या आपका प्रोटॉन, क्या है प्रोटॉन। दूसरा क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन। तीसरा होता है न्यूट्रॉन। ठीक, पहला होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन, तीसरा होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। क्या होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब धनात्मक। ये क्या होता है पॉजिटिव होता है। ये क्या होता है निगेटिव होता है। क्या होता है निगेटिव। और ये क्या होता है नो चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक, इस पे चार्ज कितना होता है, इस पे चार्ज होता है आपका प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, इस पे क्या होता है माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। उस पे क्या होता है नो चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन। जे थॉमसन ने की थी। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक। किसने, जेम्स चैडविक। और एग्जामिनर का मूड घुमा, उसने पूछा कि किसने किसने खोज की थी। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड। किसने, रदरफोर्ड। ओके, अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि परमाणु का सबसे हल्का कण कौन है, परमाणु का सबसे हल्का कण कौन है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है सबसे हल्का कण होता है, सबसे हल्का कण, सबसे हल्का कण। सबसे भारी न्यूट्रॉन, सबसे भारी। सबसे भारी कौन सा होता है न्यूट्रॉन, और सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका भार कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, ये भी याद करना है आपको। मास ई मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। किसका होता है इलेक्ट्रॉन का।
इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, मास ऑफ Me मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ओके, और न्यूट्रॉन का कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg। ये होता है आपका न्यूट्रॉन का। किसका होता है, न्यूट्रॉन का। अब इसी में होता है आपका नाभिक, ठीक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, तब तक इतना नोट कर लीजिए। देखिए एक चीज और हम आपको बताते हैं, एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या Me मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ Mp मतलब प्रोटॉन, ठीक, ये होता है 1/840। मतलब जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है, ये क्या हो गया, इसको हम ये भी लिख सकते हैं क्या, यहां पे देखिए Mp इक्वल टू 1/840 इंटू Me। मतलब मास ऑफ जो प्रोटॉन का मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास के 1840 गुना होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, नोट करो, लिख लिया। चलो चलिए अब हम परमाणु संरचना के बारे में डिस्कस करते हैं। ये क्या हो गया आपका, इसको बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं, नाभिक। क्या है ये आपका, नाभिक। नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। 99% जो भार होता है वो किसमें होता है, परमाणु का, नाभिक में। नाभिक में परमाणु का 99% जो भार होता है कहाँ होता है, नाभिक में होता है, ठीक। अच्छा, इतना समझ में आया। अब इसको थोड़ा रफ कर देते हैं क्योंकि हमको सेल्स बनानी होगी। ये पहली कक्षा होगी, क्या होगी आपकी, पहली कक्षा। ये दूसरी कक्षा होगी, ये तीसरी कक्षा, ये आपकी चौथी कक्षा। ठीक है, इसको बोलते हैं नाभिक के पास की जो कक्षा होती है उसको बोलते हैं के। क्या बोलते हैं, के। उसके बाद एल, इसके बाद एम, उसके बाद एम। ठीक है, नाभिक के पास की जो कक्षा होती है उसको बोलते हैं के सेल, उसके बाद की एल, उसके बाद एम, उसके बाद एम। ठीक, एक साइंटिस्ट थे बोरबरी, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे बोरबरी, और नाभिक के चारों ओर जो सेल्स होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे कौन, बोरबरी। उन्होंने इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताया था अपने नियम से। ठीक, पहली कक्षा आपकी क्या है, के। पहली कक्षा आपकी क्या है, बोरबरी। बोरबरी के नियम के अनुसार पहली कक्षा है आपकी। देखिए बोरबरी ने क्या बताया था कि परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है, 2n²। क्या होती है, 2n²। n मतलब नंबर ऑफ सेल्स। ठीक, तो पहली कक्षा क्या हो गई आपकी, के। पहली कक्षा आपकी क्या हो गई, के, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक,
पहली कक्षा आपकी 6 हो जाएगी, ठीक, तो 2 1 स्क्वायर मतलब 2 आ रहा, ठीक। तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2, 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक, ओके। ठीक, उसके बाद दूसरी कक्षा, एल बोलते हैं। यहां पे एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर इट मीन्स 8, ठीक। तो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तीसरी कक्षा होगी आपकी क्या? के एल एम एन, ठीक है, के एल एम एन, ठीक। इसमें क्या होगा? 2 3 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया? 18, ठीक। तो दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तीसरी सेल में कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन। और तीसरी चौथी में क्या हो जाएंगी? चौथी एन, इसमें हो जाएंगे आपके 32, कितने हो जाएंगे? 32, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, ठीक। अच्छा देखो इधर, ये जो सेल्स होते हैं, सबसे लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट फ्लो होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही करंट फ्लो होती है। क्यों? क्योंकि इनके नाभिक और इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, ठीक है, इनके बीच में जो फोर्स होता है वो क्या होता है? बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। मतलब अगर इस फोर्स से ज़्यादा इनको एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं छोड़कर भाग जाते हैं, छोड़कर भाग जाते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको बोलते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन। बाउंड इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं? बाउंड इलेक्ट्रॉन। मतलब कि ये कक्षा को छोड़कर नहीं जा सकते क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा है। इनके बीच में जो फोर्स है वो क्या है? बहुत ज्यादा है। इनके बीच में जो फोर्स होता है वो गुरुत्वाकर्षण फोर्स से भी ज्यादा होता है। इनके बीच में जो फोर्स होता है वो क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण फोर्स से भी ज्यादा होता है, इसलिए इसको छोड़कर नहीं जा पाता। समझ में आया? ओके, ये हो गया आपकी परमाणु की संरचना। ठीक, अब आते हैं हम आवेश पे। इस पे आते हैं आवेश। आवेश को रिप्रेजेंट करते हैं Q से। Q इक्वल टू होता है Ne। क्या होता है? Q इक्वल टू होता है Ne। ठीक, और Q इक्वल टू IT भी होता है। Q इक्वल टू IT भी होता है। ठीक, आवेश का यूनिट होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। मतलब आवेश क्या बताता है कि जो आपका कंडक्टर है उसमें आपके कितने इलेक्ट्रॉन हैं और कितने प्रोटॉन हैं। ये Q इक्वल टू Na और Q इक्वल टू Np भी हो सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्वांटीकरण का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? क्वांटीकरण का सिद्धांत। फिजिक्स में अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा इंटर में, पढ़े ही नहीं होंगे ध्यान से, गधे कहीं के। आज का है ना,
आर्ट्स से तुम पढ़े हो? तुम भी आर्ट्स से ये पढ़ा होगा। हम साइंस से हाई स्कूल साइंस का फिजिक्स पढ़े थे? नहीं ऐसे पास हो गए पेपर भी नहीं दिए। ठीक तू नाम किसको? ठीक। अच्छा, तो आवेश क्या बताता है कि कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स और कितने प्रोटॉन हैं। ठीक। अच्छा, अगर इसको हम ऐसे दें IT इक्वल टू NE, ओके, तो N इक्वल टू निकालेंगे क्या? IT अपॉन E हो जाएगा। तो N इक्वल टू आ जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब कह सकते हैं कि इसमें ये हो सकता है क्या कि आपसे पूछेगा कि इसका मतलब ये है कि 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं? इतने। किसी कंडक्टर में 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं? 1 सेकंड में 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। ठीक। या कह सकता है कि 1 एम्पियर बराबर 6.25 इंटू 10 की पावर 18, ये भी होता है। 1 एम्पियर का मान इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। नोट करो। अब देखिए, धारा को समझने से पहले हम कुछ बातें समझ लें जो कि आपके काम की चीज है। देखो, देखो 3 चीजें होती हैं। पहला होता है चालक, दूसरा होता है कुचालक। कुचालक या विद्युत रोधी चालक। और इसका होता है अर्धचालक। अर्धचालक मतलब आधा चालक। अर्धचालक मतलब आधा चालक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर। ठीक। अब देखो, चालक के उदाहरण क्या है आपके? सबसे अच्छा चालक होता है आपका चांदी। क्या होता है? चांदी। उसके बाद क्या होता है? पहले चालक के बारे में बता देते हैं, लिख लो। उसके बाद कुचालक के बारे में बता देंगे। ठीक। उसके बाद आता है आपका तांबा। क्या आता है? तांबा। उसके बाद सोना। उसके बाद एल्युमिनियम। उसके बाद लोहा। ये क्या आपके चालक। ठीक। सबसे अच्छा चालक है आपका चांदी। इसकी जो चालकता होती है 96% होती। कितनी? 96%। उसके बाद आपका आता है कॉपर, इसकी होती 90%। देखिए, चांदी महंगी है। चांदी क्या है आपकी? महंगी है, इसलिए इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। बहुत कम जगह इसका यूज़ करते हैं। ठीक। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जहाँ हमको करंट ज़्यादा चाहिए वहाँ पे कॉपर का यूज़ करते हैं। ठीक। उसके बाद आता है सोना। इसकी चालकता क्या होती है? 99% होती है। लेकिन कुछ कारणों से कुछ और भी प्रॉपर्टीज होती है, उसके कारण इसको हम लोग सबसे अच्छा चालक नहीं बोलते। ठीक। एल्युमिनियम की होती है 60%, और जो लोहा होती है इसकी होती है 40%। ठीक है। अब देखो, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी? चालकता क्या होती है? ज्यादा होती है। चालकता क्या होती है इनकी? ज्यादा होती है, मोर। ठीक। तीसरा पॉइंट,
प्रतिरोधकता क्या होती है? कम होती है। प्रतिरोधकता कम होती है, लेस। एक बात और ध्यान दो, अगर इनको हम टेम्परेचर देंगे, ये सब बातें हम चालक का बता रहे हैं, ठीक है। अगर इनको हम टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा? चालकता इनकी क्या होगी? घटेगी। चालकता क्या होगी? घटेगी। और प्रतिरोधकता बढ़ेगी। मतलब चालक से घटकर ये कुचालक की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। मतलब ये चालक तब नहीं रहेंगे, क्या हो जाएंगे? अर्ध वो कुचालक बन जाएंगे। और तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या है इसको, कि जितनी भी आपकी मेटल्स हैं, मेटल्स वो क्या है? चालक है, ठीक। एक जो अच्छा चालक होता है, क्या होता है? जो एक अच्छा चालक होता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सब नोट्स में लिखवाया है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? बताओ, कुछ पढ़े हो तो बताओ। 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक। ये सब हो गया आपके चालक के बारे में। तो चालक में क्या है? आपका तांबा जो है एक ऐसा मेटल है जिसको हम पिघलाकर तारों के रूप में भी इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लिख लिया इसके बारे में। इनकी डक्टिलिटी ज्यादा होती है, तन्यता ज्यादा होती है इनकी, ठीक है। ये सब है, मिटा रहे। चालक का काम खत्म हो गया, इसको हटाएं। अब आते हैं कुचालक पे। कुचालक को हम लोग विद्युत रोधी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत रोधी। उदाहरण इनके क्या है? उदाहरण जैसे लकड़ी, लकड़ी मतलब सूखी होनी चाहिए, गीली नहीं। लकड़ी, कागज, रबर, ये सब क्या है? इंसुलेटर है, ये कुचालक है। इनका क्या होता है? प्रतिरोधकता ज्यादा होती है। प्रतिरोधकता क्या होती है? ज्यादा होती है, चालकता कम होती है। इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। एक चीज मैं बताना भूल गया, बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। और क्या है? इसमें करंट फ्लो नहीं होती, सब होती प्रॉपर्टी, ठीक। अब इसके बाद आते हैं हम किस पे? अर्धचालक पे। किस पे? अर्धचालक पे आते हैं। अर्धचालक, अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर। मतलब ये आपके चालक और कुचालक, विद्युत चालक, उनके बीच के होते हैं। मतलब आधी प्रॉपर्टी उनकी होती है, आधी प्रॉपर्टी इनकी होती है, ठीक। नॉर्मल टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर या नॉर्मल कंडीशन पर, नॉर्मल कंडीशन पर इंसुलेटर होते हैं। क्या होते हैं? इंसुलेटर, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन पे या नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होते हैं? इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं। चल रहा है। और डोपिंग, किससे? डोपिंग,
अब सेकेंड ईयर में आओगे सेमीकंडक्टर पढ़ोगे तो बताएंगे उसमें डोपिंग और टेम्परेचर से, डोपिंग और टेम्परेचर से इनको कंडक्टर बनाया जाता है, इनको कंडक्टर बनाते हैं। ठीक, एग्जाम्पल इनके क्या है, जर्मेनियम और एग्जाम्पल बात करें तो जर्मेनियम और सिलिकॉन। ठीक है, इनके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। इनके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 4, या कह सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक, ये क्या करते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ठीक है, और क्या बताइए, चलो ठीक है इतना। अब चलिए हम लोग बात करेंगे धारा की। धारा को इंग्लिश में बोलते हैं करंट। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कोई कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब आपका वायर हो गया, कोई कंडक्टर है और इसमें क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। इसका एरिया ए है और जो लेंथ इसकी क्या है, एल। ठीक, धारा क्या है, मतलब जब आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर में फ्लो होते हैं, किसी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, तो उसके उल्टे डायरेक्शन में क्या होती है, करंट फ्लो हो जाती है। तो इससे क्या पता चलता है कि किसी कंडक्टर में, किसमें, किसी कंडक्टर में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। मैं फिर से बता देता हूं, किसी कंडक्टर में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। इट मीन्स इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। आई इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाई टी, क्यू बाई टी। क्यू इक्वल टू क्या हो गया आपका, एन ई बाई टी। ओके, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी 2 यूनिट होंगी। स्टैंडर्ड जो होगी आपकी एम्पियर होगी और दूसरी होगी कूलाम पर सेकेंड। क्या होगी, कूलाम पर सेकेंड। ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मतलब अदिश राशि। अगर आपसे पूछ ले कि धारा कौन सी राशि है तो क्या बताओगे, अदिश। अदिश मतलब इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसमें क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। ठीक, इसमें डायरेक्शन नहीं होता। ठीक, अच्छा, I इक्वल टू होता है N, I इक्वल टू N E A V D। N क्या होगा, N E मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
ए क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, और वीडी क्या होगा, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग वो वेग होता है जिससे किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मोशन करता है, ठीक है। और एक एम्पीयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 18। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 625 गुणे 10⁻16। अगर ऐसे आ जाएगा तब भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है, नोट करो। हो गया आयुष, हो गया। नमन, हाँ तो मेरा पहले पहले चलो अब हम बात करेंगे विद्युत वाहक बल की। विद्युत वाहक बल की नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं इसको ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, कह सकते हैं कि ये करंट का भाई है। क्या है, करंट का भाई है। मतलब कि वह बल जो धारा को कंडक्टर में प्रवाहित करा दे, कंडक्टर में प्रवाहित करा दे, उसको विद्युत वाहक बल बोलते हैं। या कह सकते हैं, दूसरी तरह से कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का इलेक्ट्रिक प्रेशर है। क्या है, एक प्रकार का इलेक्ट्रिक प्रेशर है जो इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करेगा तो करंट क्या होगी, फ्लो हो जाएगी। अब देखिए ध्यान दो, ये आपके इलेक्ट्रॉन है, ने करंट कर दिया, ठीक, प्रेशर दिया इसने, तो यहां से इसको प्रेशर मिला, ठीक। रिपल हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इधर मोशन करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन किधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। अब इसी के उल्टे डायरेक्शन में आपकी क्या हो जाएगी, करंट फ्लो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, करंट फ्लो हो जाएगी। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या होगा, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, देखो यहां इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन आया, कमी हो गई, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला, फिर इधर चला गया। ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन से कंज्यूम किया, यूटिलाइज हो गया, फिर यहाँ से रिलीज हुआ, फिर ये चला गया। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन का मोशन चलता रहता है। जब मोशन चलेगा तो इसके उल्टे डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव। और मोशन ऑफ, अगर करंट की निकालें, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये हो गया आपका मोशन ऑफ करंट, ठीक। अच्छा, E इक्वल टू क्या होता है,
इक्वल टू होता है W बाई क्यू नॉट, E इक्वल टू W बाई क्यू नॉट। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी 2 यूनिट निकलेंगी यहाँ से। क्या निकलेंगी? पहली निकलेगी जूल पर कूलाम, एक यूनिट तो आपके निकलेगी जूल पर कूलाम, और जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो क्या होती है? वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट। इसको हम लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं, E इक्वल टू W बाई क्यू नॉट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वोल्टेज। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? वोल्टेज। हो गया? अब आते हैं हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो बात करेंगे रेजिस्टेंस की। इसको बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। प्रतिरोध कह सकते हैं धारा का और इलेक्ट्रॉन का जानी दुश्मन। क्या कहें? धारा और इलेक्ट्रॉन का जानी दुश्मन। कहता मैं जाने नहीं दूंगा तुमको। किस क्या कहता है? तुमको मैं जाने नहीं दूंगा। अर्थात कह सकते हैं कि धारा के प्रवाह का विरोध करने वालों क्या कहेंगे? प्रतिरोध। या कह सकते हैं कि जो प्रतिरोध है ये कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जो करंट को फ्लो होने नहीं देती। ओके, अगर इसका यूनिट की बात करें और जो आपका ईएमएफ था जो मैं बताया था वो भी लिख लो, अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि। लिख लो, ईएमएफ जो है आपकी अदिश राशि है। यूनिट इसकी अगर हम बात करें तो इसकी यूनिट होती है ओम। क्या होती है? ओम। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला इसका 2 बता देते हैं। R इज इक्वल टू रो L बाई ए। एक ये फॉर्मूला हो गया, एक हो गया V इज इक्वल टू R इक्वल टू V बाई I। इसी को बोलते हैं हम लोग ओम का नियम। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ओम का नियम। ठीक है, और R इज इक्वल टू ये भी होता है, ये भी लिख लो, R इक्वल टू 1 बाई G। मतलब चालकता का उल्टा, मतलब रेजिस्टेंस इक्वल टू 1 अपॉन कंडक्टेंस। लिख लो। इसके बाद तुमको पढ़ाएंगे ओम का नियम। अब देखो बात करेंगे ओम का नियम। किसका? ओम का नियम। लिख लिया? ओम का नियम। ओम
ओम का नियम। देखिए एक साइंटिस्ट थे, देखिए हमेशा ये देखिएगा साइंटिस्ट सब क्या होते हैं, आधे पागल होते हैं। क्या होते हैं? आधे पागल होते हैं। ठीक ठीक, चलो। पागल मतलब कि उनको स्टडी के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। ठीक है, जब कोई भी आदमी लिमिट के आगे चला जाए तो लोग उसको क्या बोलते हैं? पागल हो गया, मतलब दिन रात पढ़ना। ठीक, चलो। ओम के नियम ये कहता है कि यदि अगर हम किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं दो होती हैं, ताप और दाब को छेड़े नहीं हम, जैसा है वैसे नॉर्मल रखें। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होता है, चालक में बहने वाली धारा और चालक के सिरों पे लगने वाला विभवांतर, उनका अनुपात क्या होता है? नियत रहता है। इसको बताया था ओम ने। ठीक है, मतलब बाय द ओम्स लॉ V/I = R, ये आपका ओम का नियम है। स्टैंडर्ड जो है ओम का नियम यही है। अब जैसे मान लीजिए हमने कोई बात की, जैसे मान लो आयुष से हमने कहा कि आयुष अच्छा लड़का है। ठीक, अब यही बात अमन ने कहा, अरे आशीष सर ने कहा था आयुष जो है क्लास में सबसे अच्छा लड़का है। ठीक, और वही बात स्वास्तिक ने कही थी, अरे आशीष सर कहते कि कॉलेज में सबसे अच्छा लड़का आयुष है। तो एक ही बात को हर कोई अपने ढंग से कहना चाहे। स्टैंडर्ड रूल तो आपका यही है, लेकिन हर साइंटिस्टों ने अपना अपना मत दिया। तो एक तो ये हो गया स्टैंडर्ड। कुछ लोगों ने कहा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये भी सही है। कुछ ने कहा तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसको हटाएंगे तो V = IR, एक ये रूल बन गया ओम्स लॉ। कुछ ने कहा I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो ये क्या आ जाएगा, I = GB, ये भी सही है। मतलब रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है? कंडक्टेंस। तो इस फॉर्मूला दिया। तो ये सब ओम के नियम ही हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, दूसरा जो ओम का नियम है उसका जो वक्र होता है, कर्व होता है, वो क्या होता है? ऐसा होता है। ये आपका वोल्टेज हो गया और ये आपकी करंट हो गया। तो इनका जो ग्राफ बनेगा क्या होगा? ऐसा बनेगा, V/I = R। ये इसका ग्राफ हो गया। मतलब कहें, अगर आपसे पूछा जाए कि ओम्स लॉ का जो ग्राफ होता है वक्र कैसा होता है, तो क्या होता है? रेखीय होता है, स्ट्रेट होता है। ठीक है, क्या होता है? स्ट्रेट होता है। ठीक, अब ओम का नियम किस पे लागू होता है? पैसिव एलिमेंट्स पे लागू होता है। किस पे? पैसिव एलिमेंट्स। पैसिव एलिमेंट्स क्या आपके? इंडक्टर, ठीक, कैपेसिटर, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर। इन सब पर आपका ओम्स लॉ काम करता है। और जो आपके एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? वो होते हैं आपके जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये सेमीकंडक्टर। इन सेमीकंडक्टर्स पे आपका ओम का नियम लागू नहीं होता। ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया? अब चलो प्रतिरोध तापमान बात करते हैं। प्रतिरोधों का नियम बात करते हैं। प्रतिरोधों के नियम, प्रतिरोधों के नियम। प्रतिरोध के नियम। पहला नियम क्या कहा कि जो कंडक्टर का प्रतिरोध होता है, कंडक्टर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? मटेरियल पे डिपेंड करता है। किस पे? मटेरियल पे। दूसरा उन्होंने कहा
मटेरियल पे। मटेरियल का मैं तुमको बता चुका हूं। अगर कंडक्टर में टेम्परेचर, ठीक, कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। इंसुलेटर का क्या होता है, ज़्यादा होता है। सेमीकंडक्टर का क्या होता है, इंसुलेटर से थोड़ा कम होता है। ठीक, ये बताया ना, तो मटेरियल पर डिपेंड करता है। दूसरा मैंने बताया कि टेम्परेचर पर। टेम्परेचर में क्या बताया तुमको कि अगर कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, और कंडक्टेंस कम होगा, घटेगा। मतलब वो क्या बनेगा, इंसुलेटर बनने के लिए कोशिश करेगा। ठीक। तीसरा पॉइंट क्या है कि जो रेजिस्टेंस होता है, जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है, इसकी लेंथ क्या है, L है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक, तो इसका जो रेजिस्टेंस क्या होगा, वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, गधे ज्यादा होगा। ठीक, क्या होगा, ज्यादा होगा। और दूसरा चौथा पॉइंट क्या है, चौथा क्या, पांचवा समझो, ये क्या है, R is inversely proportional to cross section area of the conductor। मतलब कि अगर कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। तुम देखे होगे जिसके यहाँ 4-4, 5-5, 6-6 एसी लगी होती है तो उसके यहाँ वायर कौन सा यूज होता है, मोटा वायर यूज होता है। क्यों, क्योंकि एसी करंट ज्यादा खींचती है। जब करंट की वैल्यू ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। समझ में आया? तो इससे क्या पता चलता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब ये जितना मोटा होगा वो रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी कम होगी। ठीक, दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब दोनों को मर्ज कर दे तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। अब इसको जब हम हटाते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। तो ये जाएगा R इक्वल टू रो L बाई A, रो L बाई A। मतलब रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। समझ में आया? अब इसको अगर हम लिखेंगे तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, R A बाई L। अगर रो का फॉर्मूला निकालें तो क्या होगा, रो इक्वल टू R A बाई L। और रो इक्वल टू, अगर रो की यूनिट निकालें तो क्या हो जाएगा, देखो R की यूनिट क्या हो गई, ओम हो गई, A की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, और L की मीटर। कैंसिल हो गया तो यूनिट क्या आ गई, ओम मीटर। हो गया? नहीं हमारा अभी तो अब प्रतिरोधों का संयोजन देखते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन, देखिए प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होता है। मेनली जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस। R1, R2, R3, इनको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, प्लस माइनस। ठीक, ये कौन सा आपका सीरीज, कौन सा है, सीरीज। सीरीज को हिंदी बोलते हैं श्रेणी। क्या बोलते हैं, श्रेणी। अब यहां पे वोल्टेज कितना होगा, V1 होगा। यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, V3। मतलब ये टोटल जो वोल्टेज होगा ये तीनों वोल्टेज में
ब्रेक हो जाएगा या मतलब टूट जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं V1 V3, ये होता है सीरीज में, ठीक। अच्छा, यहाँ पे करंट जो फ्लो होगी वो क्या होगी, ये करंट इसमें भी फ्लो होगी, यही करंट इसमें भी फ्लो होगी, इसमें भी। मतलब सीरीज कनेक्शन में करंट का मान सेम रहता है और वोल्टेज का मान अलग अलग रहता है, याद रखना हमेशा, ठीक। अच्छा, यहाँ बाय द ओम्स लॉ V = IR होगा, V1 की वैल्यू क्या होगी, IR1 होगी, V2 की IR2 होगी और V3 की IR2 होगी, R3 होगी, सॉरी। ये सब वैल्यू उठा के इसमें रखेंगे तो IR = IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, I कॉमन ले लिया तो सीरीज में कनेक्शन क्या हो जाएगा फॉर्मूला, R = R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस। तो अगर यहां पे अगर हम कंडक्टेंस की वाले बात करें तो यहां पे कर दे अगर हम G1 G2 एंड G3, ठीक। तो सीरीज में कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, देखिए 1/R = क्या होता है, सॉरी R = 1/G होता है ना, बताया था अभी। तो यहाँ अगर हम सीरीज में कंडक्टेंस की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, 1/G = 1/G1 1/G2 1/G3। लिख लो, ये देखने को भी मिलेगा, हो सकता है जून में, समझदार हो समझ जाओगे। ये क्वेश्चन ने पूछा पेपर में। हाँ, हमने सही लगाया था। जल्दी लिखो। चलाए अब देखो पहले में देखते हैं, इसमें देखेंगे पहले में। हाँ एक चीज और देखो, याद आ गया। जैसे मान लीजिए आपके 3 कंडक्टर इंडक्टर लग गए सीरीज में, और इनको हमने सप्लाई दे दी, ठीक है। इंडक्टर है, चलो इंडक्टर है, चलो इनको हमने सप्लाई दे दी। ये आपका L1 हो गया, ये आपका F2 हो गया, ये आपका L3 हो गया, ठीक, ओके। और इसी तरह हमने 3 कैपेसिटर लगा दिए, तीनों को बता देते हैं ना, सबको बताया, कम से कम ये तो निको को सर ने बताया नहीं। प्लस माइनस C1 C2 एंड C3 कंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का कनेक्शन सेम रहता है, ठीक है। कंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का कनेक्शन सेम रहता है और रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का सेम रहता है। तो अगर हम इनको सीरीज में निकालेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, LT = L1 + L2 + L3। लिख लो इसको भी बच्चा, ओके।
और अगर कैपेसिटर की बात करें तो क्या होगा, सी टी इक्वल टू 1/C1 C2 एंड C3। नोट डाउन। बहुत सीरियस है, तो पता ही नहीं। 12 बजे वीडियो डालते वापस सब वीडियो देखते हैं। वो भी इंटर अब देखिए, अब इन्हीं सबको चारों को हम पैरेलल में देखते हैं। देखिए सबका पैरेलल बना देते हैं, फिर बना देते हैं, ठीक। हमको तो ही बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर पूरा होगा ही नहीं, आधा कल बताना पड़ेगा। लेकिन एक कितना बजा है, कितना बजा है? 11:40। अभी तो 1 घंटा है। 12 बजे ठीक, देखिए अब देखिए पैरेलल कनेक्शन देखते हैं, किसमें पैरेलल में। अब देखिए 3 रेजिस्टेंस को हमने पैरेलल कनेक्ट कर दिया। एक रेजिस्टेंस ये हो गया आपका, और इसको हमने सप्लाई दे दी ये। अब देखिए यहाँ पे करंट फ्लो हुई, देखिए समझ लीजिए यहाँ पे करंट फ्लो हुई। अब करंट आई, यहाँ पे आई, तो इसको 3 ब्रांच मिल गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, I1 हो जाएगी, यहाँ पे I2, यहाँ पे I3। ये आपका R1, ये आपका R2 एंड ये आपका R3, ठीक। तो यहाँ पे करंट ब्रेक हो रही ना, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम रहता है और करंट डिफर हो जाती है, ठीक। वहां पे सीरीज में वोल्टेज बढ़ रहा था, यहाँ पे करंट बढ़ेगी, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V/R, यहाँ पे हो जाएगा V/R1, V/R2 एंड V/R3। तो पैरेलल में कनेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, 1/R इक्वल टू 1/R1, 1/R2 एंड 1/R3। ये हो गया आपका पैरेलल में रेजिस्टेंस का। अगर कंडक्टेंस का निकालेंगे तो क्या होगा, G इक्वल टू G1 प्लस G2 प्लस G3। ये आपका कंडक्टेंस का हो गया, ठीक। अगर हम इंडक्टर का निकालें तो इंडक्टर का क्या हो जाएगा, 1/LT इक्वल टू 1/L1, 1/L2, 1/L3। ये हो गया आपका इंडक्टर का, जिसका जैसे सामने उसके सामने लिख दिया। और कैपेसिटर का क्या हो जाएगा, CT इक्वल टू C1, C2 एंड C3। नोट करो, चारों को मैंने बता दिया।
अब चलिए हम लोग बात करेंगे प्रतिरोध ताप गुणांक। किसकी? प्रतिरोध ताप गुणांक। बहुत इंपॉर्टेंट, इनमें से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। प्रतिरोध ताप गुणांक। देखिए प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है। किसी चालक में, देखो सुनो समझो, किसी चालक में 1 डिग्री सेल्सियस, देखिए कोई भी डेफिनेशन होती है उसको हम लोग यूनिट से लेके चलते हैं। चाहे आपका प्रेशर हो, ठीक है, चाहे आपको कुछ भी हो, हमेशा यूनिट लेके चलते हैं। ठीक, तो क्या है कि किसी चालक का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि पर, समझिएगा, किसी चालक के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि पर उसके जो प्रतिरोध के मान में परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रतिरोध ताप गुणांक। समझ में आया? किसी चालक के 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वृद्धि पर उसके प्रतिरोध में जो परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रतिरोध ताप गुणांक। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग? अल्फा से। किससे? अल्फा से। ठीक, अल्फा इक्वल टू क्या होता है? अल्फा इक्वल टू होता है RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू T। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, मतलब क्या है कि पहला उसका रेजिस्टेंस कितना था? R0 था। ठीक, और उसके बाद कितना हो गया? RT हो गया। ठीक, पहला उसका रेजिस्टेंस कितना था? R0 था। जब 0 टेम्परेचर था उसका तो क्या था? R0 था। और जब उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया, वृद्धि हुई, तो उसका टेम्परेचर क्या हो गया? RT हो गया। ठीक, तो अल्फा इक्वल टू क्या होता है? RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू T। ठीक, अच्छा, इसका अगर हम यूनिट की बात करें तो इसका होता है पर डिग्री सेल्सियस या प्रति डिग्री सेल्सियस। या तो ऐसे लिखो या तो प्रति डिग्री सेल्सियस, ऐसे लिखो। ठीक, आपके जो कंडक्टर होते हैं उनका जो आपका प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का क्या होता है? निगेटिव होता है। लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।